गुड मॉर्निंग। आज हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में जो हमारा लेक्चर का पार्ट 3 है उसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मानव भूगोल का विकास होता आया है और वर्तमान में मानव भूगोल का क्या स्वरूप है। विभिन्न कालों में इसको हम विभाजित करते हुए आगे इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख कालों में हम इसको डिवाइड करके और किस प्रकार से विभिन्न विचारधाराएं प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक मानव भूगोल को लेके आई हैं वो हमारे सामने हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये पहली स्लाइड के अंदर हमने इस विषय को सरल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि मानव भूगोल इतना ही पुराना है जितना मानव का विकास। मतलब हम यदि देखें कि अलिखित इतिहास यदि हम मानव भूगोल का या भूगोल का देखें तो ये बहुत प्राचीन है, लेकिन यदि हम वर्तमान स्थिति में जो आधुनिक मानव भूगोल है या जो लिखित जब से प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, लेकिन बेसिकली मानव का इतिहास बहुत पुराना है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति काल से ही वो पर्यावरण की रुकावटों और असहयोग को अनुभव करता रहा है और साथ ही अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण तत्वों से समायोजन करने का उसने लगातार प्रयास किया है, जो वर्तमान तक जारी है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मानव द्वारा जो पर्यावरण की कठोरताओं का अध्ययन किया जाता है और उन कठोरताओं को विभिन्न मानव समूहों को आगाह करना, उन कठोरताओं को लेके उनकी सूचना देना और उन कठोरताओं और समस्याओं के समाधान भी बताना, ये मानव की प्रवृत्ति शुरू से रही है। जब प्रारंभ में मानव लंबी लंबी यात्राएं करता था तो जो क्षेत्रीय आचरण में जो विभिन्नताएं उसने देखी उसका वर्णन उसने अपने पत्रों में किया और उन पत्रों का आदान प्रदान करता रहा ताकि विभिन्न मानव समूह का या मानव समूह की क्रियाओं का पृथ्वी तल पर अलग अलग क्षेत्रों में क्या अंतर है, उनके क्षेत्रीय आचरण में क्या विभिन्नताएं हैं, उनके कारण आदि का अपने पत्रों में विस्तार से वर्णन किया है। समय समय पर मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में जो विकास है, यदि उसकी हम बात करें कि अध्ययन विधिवत कब से किया गया है इसका मानव भूगोल का, तो वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और सबसे पहले जर्मन जो विद्वान रहे हैं उन्होंने मानव भूगोल के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें से कुछ जर्मन भूगोलवेत्ताओं के क्या विचार मानव भूगोल के संबंध में थे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इमैनुअल कांट का लेते हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल के 6 भाग बताए, 6 ब्रांचेस इन्होंने भूगोल की डिवाइड की। तो उसके अंतर्गत जो इन्होंने अलग अलग 6 ब्रांचें बताई वो हैं प्राकृतिक भूगोल, उसके बाद गणित भूगोल, फिर नैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। तो ये जो 6 भाग उन्होंने बताए कि किस प्रकार से नेचुरल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, इसी का व्यापारिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो इसी प्रकार से रिलीजियस ज्योग्राफी, तो ये अलग अलग इन्होंने 6 ब्रांचेस बताई। उसमें मानव भूगोल का विस्तृत वर्णन किया गया। इसी के पश्चात जर्मन के ही हम्बोल्ट जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, वो बहुत फेमस इनकी कृति है कॉस्मोस, जिसके अंदर पृथ्वी के जो निर्जीव तल है और जीवधारियों के बीच में उन्होंने पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया इस बुक के अंतर्गत। और जीवधारियों से उनका अर्थ था वनस्पति, जंतु एवं मानव, मतलब जीवधारियों में मानव को भी उसने सम्मिलित किया। तो बड़ा आपस में इनका पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कॉस्मोस के अंदर विस्तार से उन्होंने बताया। इन्हीं के समकालीन जो रिटर भूगोलवेत्ता रहे उन्होंने भी एक जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थकुंडे, उसमें लिखा कि भूमि का प्रभाव
उनके निवासियों पर पड़ता है और निवासियों का भूमि पर, मतलब वाइस वर्सा, कि वहाँ की जो लैंड है जहाँ पर मानव रह रहा है उसका उसके ऊपर उसके क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से निवासी भी भूमि को अपने हिसाब से अपने अनुकूल बनाने के लिए उसको प्रभावित करते रहते हैं, करते आए हैं। रिटर और हम्बोल्ट के पश्चात डार्विन, उन्होंने भी एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था, उसमें वातावरण और जीवों के संबंध के विषय में बताया कि इनके संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़ाव रखते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी के पश्चात रेडजेल ने 1882 और 1891 में एंथ्रोपोजियोग्राफी जो एक बुक लिखी, वो 2 खंडों में उन्होंने उसका प्रकाशन किया और यह विधिवत मानव भूगोल का प्रारंभ था। 1882 और 91 में एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक उन्होंने लिखी, जिनका 2 खंडों में प्रकाशन किया, ये विधिवत मानव भूगोल का प्रारंभ था। इसीलिए रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको एक ग्रीन शेड में मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कि ये क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो ये विधिवत रूप से मानव भूगोल की जिसने प्रारंभ की वो रेडजेल है। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो 2 खंडों प्रकाशित की, उसके अंदर विस्तार से मानव भूगोल का या मानव से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का, आपसी रिलेशंस का बहुत ही अच्छे रूप से वर्णन किया गया है। तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं के पश्चात यदि मानव भूगोल पे फिर अध्ययन किया तो वो देश है फ्रांस। फ्रांस में इसके लिए शुरू हुआ और जैसे ही फ्रांस में मानव भूगोल के विषय में अपना अध्ययन किया शुरू, वहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने या समाजशास्त्रियों ने या राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने, तो जर्मन विद्वानों और उनके बीच में मतभेद सामने आए। मानवीय क्रियाओं को लेके, प्रकृति के प्रभाव लेके उनके आपस में विचारों में मतभेद का उजागर हुआ। उसके पश्चात ब्रिटेन और अमेरिका, फिर अन्य देशों में मानव भूगोल की नई नई विचारधाराओं का विकास होने लगा। और अब हम देखें कि वर्तमान में यदि मानव भूगोल के ऊपर हम प्रकाश डालें तो यह एक विस्तृत और महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसके बिना भूगोल अधूरा माना जाएगा। मतलब पर्यावरण में मानव की यदि क्रियाकलापों को शामिल नहीं किया जाए तो उसके बिना भूगोल अधूरा है। तो ये सारांश रूप से हम देखते हैं कि इन विद्वानों ने मानव भूगोल के विषय में अपने प्रारंभ से किया। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। यदि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसको विभाजित करना चाहें तो भूगोल के विकास काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंशिएंट एज। नंबर 2, ह्यूमन ज्योग्राफी इन मिडेवल एज। नंबर 3, ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न एज। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। हाँ, यहाँ हम सबसे पहले जो एंशिएंट एज है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि वैज्ञानिक विकास तो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, परंतु साधारण रूप से मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ही समझा जा चुका था, माना जाने लगा था कि मानव सभ्यता के जो प्रारंभिक युग थे, जिसमें यूनान, मिस्र, भारत और चीन के जो लोग थे, वो प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव मानने लग गए थे और सूर्य, अग्नि, वर्षा, जल, इन सब को वो देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। इसी प्रकार से हम देखें वेदों में नक्षत्र, सौरमंडल और ग्रहों के काफ़ी वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। तो ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन विस्तार से किया था। तो ईसा से, इसके अलावा और आगे बढ़े तो ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व अरस्तु नाम के जो राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर यूरोप और एशिया के निवासियों की तुलना करी। यूरोप और एशिया के निवासियों की
तुलना करा और क्या बताया कि ठंडे प्रदेशों के जो मनुष्य होते हैं वो बहादुर होते हैं परंतु विचार में कमज़ोर, जबकि एशिया के लोग वीर होते हैं। तो ये मानव का प्रभाव या हम यूँ कहें कि वातावरण को मानव ने प्रभावित किया है, ऐसा उनकी बुक्स के अंदर उजागर किया गया। उसके पश्चात हेरोडोटस ने मानव इतिहास में मानव भूगोल के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला और ये बताया कि घुमक्कड़ जातियाँ जो है और स्थायी जातियाँ जो कृषक जातियाँ थी उनके जीवन पर वातावरण को बहुत अधिक प्रभावी बताया उन्होंने। इसके पश्चात 63 ईसा पूर्व से 36 ईसा पूर्व तक हम देखें तो स्ट्रैबो एक महान भूगोल शास्त्री हुए। उन्होंने मुख्यतः प्रारंभिक काल में ही प्रादेशिक भूगोल पर काफ़ी पुस्तकें लिखी और उसके अंदर भौगोलिक वर्णन जो किया गया उसमें विभिन्न प्रदेशों के जल, स्थल, उसके अलावा जलवायु, वनस्पति और मनुष्य का वर्णन उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से किया। तो ये एंशिएंट टाइम को हम इस प्रकार से इस काल के अंतर्गत रख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास हुआ। उसके पश्चात मानव भूगोल का मिडावेल एज के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर यदि हम देखें तो भारत में कनिष्ठ और हर्षवर्धन के जो राज्य काल थे उस समय मध्य एशिया की जलवायु तथा उसके प्रभावों का बहुत ऐसे ग्रंथ हैं उसके अंदर वर्णन पाया जाता है। और 8वीं शताब्दी के अंदर अरब के जो लेखक थे उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और इदरीसी जो है उन्होंने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे जिसके अंदर कई उत्कृष्ट प्रादेशिक वर्णन हमको मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रादेशिक वर्णन जो मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्रदेशों में अलग से फिनोमेना डेवलप हुए उसका वर्णन उनके ग्रंथों में मिलता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय जो खोजकर्ता थे जिन्होंने यात्राएं की, खोज की, जैसे कोलंबस है, वास्को डिगामा है और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कई देशों का पता लगाया और उनकी यात्राओं का वर्णन रमजियो, डिब्री इनकी पुस्तकों में लिखे गए। उन्होंने जो यात्राएं की उनका वर्णन। तो 17वीं शताब्दी में 2 जर्मन विद्वानों ने भौगोलिक ग्रंथ प्रकाशित किए, कुलवेरियस और वारेनियस। कुलवेरियस ने विश्व भूगोल जिसमें संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन का विस्तार से उल्लेख किया है। इसी प्रकार के वारेनियस ने सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के नए नए सिद्धांत पहली बार समावेशित किए अपनी बुक्स में और इनके जो प्रथम 2 खंड थे वो गणित और भूगोल को लेके थे और जो तीसरा खंड था वो मानव भूगोल के संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण के उससे प्रदर्शित या प्रस्तुत किया गया बुक्स के द्वारा तीसरे खंड में। तो ये आप मध्यकाल के अंतर्गत इस प्रकार से इसका थोड़ा सा एनालिसिस आप मिडावेल पीरियड का दे सकते हैं। और ये मिडावेल पीरियड के बाद आपका तीसरा जो है वो है स्क्रीन पे ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज के अंदर यदि हम देखें तो ये युग जो है जर्मन विद्वानों ने शुरू किया था और 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जर्मन वैज्ञानिकों ने, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया या उसका वैज्ञानिक रूप जो है विकसित किया। और इन विद्वानों में प्रमुख रूप से जो है वो शामिल है इमैनुअल कांट, रिटर, हम्बोल्ट, फ्रोबेल और रिच्टहोफन, रेडजल, ये कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। उसके पश्चात जर्मनी के पश्चात फिर फ्रांस ने मानव भूगोल में सबसे अधिक विकास करने में मानव भूगोल का सहयोग किया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में फ्रांस के जो वाइडर डी ला ब्लाश, रेक्लस, उसके अलावा जीन ब्रून्स, डिमांजिया, फ्रेबे, तो ये कुछ ऐसे मानव भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने मानव भूगोल पे कई ग्रंथ लिखे। जर्मन और फ्रांस के बाद अन्य देशों में मानव भूगोल का विकास हुआ, उसमें मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में। अमेरिका में कुमारी सैम्पुल जो कि बहुत प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं मानी जाती रही हैं। हंटिंगटन, बॉमेन, सावर, गिफिट टेलर,
इनके कई ग्रंथ हैं जिनके द्वारा मानव भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, ये कई ऐसे मानव भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम इन तीनों काल्स में इसको विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इन सारे अध्ययन से हमारे सामने जो निकल के सामने बात आती है वो इस प्रकार है कि आधुनिक काल में मानव भूगोल के जो अध्ययन काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो प्रमुख रूप से आधुनिक विचारधाराएं जो बनी है आधुनिक काल के अंदर, जो विभाजित किया गया है मानव भूगोल के अध्ययन को, वो है आपके मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा, उसके पश्चात मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा, और तीसरे नंबर पे आती है मानव भूगोल की ब्रिटिश और अमेरिकी विचारधारा, जिसका आगे के जो अपने चैप्टर्स होंगे जैसे जैसे मानव भूगोल में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर इन विचारधाराओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इन विचारधाराओं से संबंधित जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने क्या मानव भूगोल के विषय में अपने योगदान दिए, उनके इंडिविजुअल, उनके पूरे मानव भूगोल से संबंधित विचारों को पढ़ा जाएगा। इसी के साथ आपका ये जो पार्ट 3 है वो समाप्त होता है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अपन लास्ट में इन तीनों चारों पार्ट्स के एक साथ एक लेक्चर में लेंगे, जिससे आपको समराइज रूप से जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे वो आपको बताए जाएंगे और किस प्रकार से आपको आंसर उसका देना है इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।